Hello दोस्तों, welcome to Backbenchers. I am Ritesh and we are discussing about राजस्थान ज्योग्राफी. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का क्लाइमेट, ठीक है, जिसमें हमने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, क्लाइमेट की डेफिनेशंस कर ली थी, ठीक है. जनरल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि किसके बेसिस पर है, रेनफॉल के बेसिस पर, यानी वर्षा के वितरण के आधार पर. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, यानी कुछ भूगोल शास्त्रियों ने इंडिविजुअल क्लासिफिकेशंस दिए थे. वो कौन कौन थे हमने देखे थे, उनके नाम कोपेन, रिवार्थ और रानवार था, ठीक है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कोपेन्स क्लासिफिकेशन. अभी इन दोनों का भूल गई हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोपेन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब देखिए, ये मैंने मैप बनाए हैं. आपको इस मैप के अंदर मैं पूरा कोपेन्स क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसका जो बेसिस था, जिस तरह से जनरल क्लासिफिकेशन हमने किया था रेनफॉल के बेसिस पर, उस तरह से जो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो आधारित था वेजिटेशन यानी जिस तरह की वनस्पति वहां पर पाई जाती है उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. तो सबसे पहले उन्होंने राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, AW, CWG, BSHW और BWHW. अब ये जो सिंबल्स हैं, B है, W है, H है, W है, जैसे H इसमें हॉट वेदर को डिस्क्राइब करता है, A जो है ट्रॉपिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है. तो इस तरह से उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड सिंबल दिए थे. हमें बस ये याद रखना है कि कौन से एरिया के अंदर किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, किस तरह की वनस्पति पाई जाती है और वो कहां पर एक्सटेंडेड है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन माना जाता है कोपेन का, लेकिन राजस्थान के केस में ऐसा नहीं होता है. राजस्थान के केस में थानवार्ता का जो क्लासिफिकेशन होता है उसे सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है, लेकिन बेसिकली उस लेवल पर कोपेन का हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है. तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें BWHW, तो हमें पता है ये वाला एरिया जो है ये कौन सा एरिया है, ये हमारा एरिड रीजन है. एरिड यानी मरुस्थलीय रीजन है. मरुस्थलीय रीजन है तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाएगी, ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, ज़ेरोफाइट्स इस तरह की वनस्पति होती है जो कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है या फिर जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है. अब ज़ेरोफाइट्स में आपने देखा होगा इन पौधों में क्या होता है कि पत्तियों की जगह कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी का जो ठहराव हो जाता है बरसात के पानी का वो पत्तियों पर नहीं हो पाता और जो पानी का वेस्टेज है वो कम होता है. और यहाँ पर इन पेड़ पौधों के ऊपर एक मोम पतली चिकनी लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से इवोपोरेशन भी कम होता है, ठीक है. तो इस तरह के पौधे कौन से होते हैं, ज़ेरोफाइट्स. और ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है, ठीक है. जैसे हमारा जो एरिड रीजन है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर ज़ेरोफाइट्स पाए जाते हैं. अगर यहाँ पर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर एरिड कंडीशंस पाई जाती है, यानी यहाँ पर शुष्क स्थितियां पाई जाती है. अगर हम आगे चल के इनके एक्सटेंशन की बात करें तो इसके एक्सटेंशन में मुख्य रूप से देखिए कौन कौन सी जगह आती है, कौन कौन से जिले आते हैं. जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और पार्शियली गंगानगर और हनुमानगढ़. श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये एरिया BWHW में आते हैं. आगे हम बात करते हैं BSHW में. BSHW जो है ये वाला जो एरिया है ये सेमी एरिड कंडीशंस यहाँ पर पाई जाती है, यानी शुष्क तो है लेकिन जो प्रॉपर एरिड कंडीशंस पाई जाती है वैसी यहाँ पर कंडीशंस नहीं पाई जाती. यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो दोस्तों स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, यानी स्टेपी वेजिटेशन पाई जाती है. स्टेपी वेजिटेशन एक तरह की ऐसी वनस्पति होती है जो मैदानी एरियाज में पाई जाती है, ठीक है. तो जो मैदानी एरियाज में पाई जाने वाली वनस्पति है उसे हम स्टेपी वेजिटेशन कहते हैं. तो यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है, स्टेपी, ठीक है. अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार देखो लुनी रीजन में है, गग्गर रीजन में है, शेखावटी और नागौर बेसिकली नागौर अपलैंड में. तो हमने जब फिजियोग्राफिक डिवीजन किए थे तब हमने शेखावटी भी देखा था, नागौर भी देखा था, ठीक है. तो शेखावटी रीजन और नागौर. अब देखिए लुनी रीजन में कौन कौन आ जाते हैं, जोधपुर, जालोर और पाली. गग्गर में गंगानगर और हनुमानगढ़. शेखावटी रीजन में हमने 3 जिले किए थे, आपको याद होगा, ठीक है. और नागौर अपलैंड. ये जो रीजन है ये बेसिकली किसके अंदर पड़ता है, BSHW. और यहाँ पर जो कंडीशंस पाई जाती है वो पाई जाती है सेमी एरिड और वेजिटेशन जो पाई जाती है यहाँ पर वो है स्टेपी, ठीक है. आगे हम बात करते हैं CWG में हमने देखा था कि यहाँ पर जो कंडीशंस पाई जाती है वो पाई जाती है सेमी ह्यूमिड, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं सब ह्यूमिड. सब ह्यूमिड यानी ये पूरी तरह से ह्यूमिड नहीं है लेकिन ये एरिड भी नहीं है,
ठीक है। तो सेमी ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती है। यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो पाई जाती है मानसून वेजिटेशन, क्योंकि हमने जनरली देखा है कि इस एरिया में अरावली का पार्ट भी आता है। तो यहाँ पर जो बरसात होती है वो अच्छी बरसात होती है, और मानसूनी बरसात यहाँ पर जो बरसात होती है वो किसकी वजह से होती है, मानसून की वजह से होती है मेजर तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मानसूनी वनस्पति। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन है ABCD और RSTJ। देखिए ABCD आपको सिंपली ट्रिक से याद हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, और RST राजसमंद, S यानी सवाई माधोपुर, T यानी टोंक, और J यानी जोधपुर। मेजर तौर पर इसका जो एक्सटेंशन है वो इन जिलों में है, ठीक है। ये था CWG। अब अगर हम बात करें AW, तो AW देखिए ये जो हमारा हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती प्लेट्यू है, हाड़ौती वाला जो रीजन है, वहां पर इसका एक्सटेंशन है ये। इसमें अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, ह्यूमिड या फिर मास्ट ह्यूमिड। कुछ स्थानों पर ह्यूमिड पाया जाता है और कुछ स्थानों पर मास्ट ह्यूमिड यानी अत्यधिक ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती है, ठीक है। यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है वो है सवाना वनस्पति। अब देखिए दोस्तों, सवाना वनस्पति क्या होती है, ये एक तरह की ऐसी वनस्पति है जो कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली पाई जाती है। इस सवाना वनस्पति के अंदर छोटी मोटी ये जो घास होती है और झाड़ियों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, दूसरे स्क्रब्स वगैरह होती है, घास है, और ओकेजनल ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं सवाना वनस्पति के अंदर, ठीक है। इसके अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन है हाड़ौती, वागड़, बेसिकली हिंदू एरियाज में। लेकिन याद रखिएगा वैसे हाड़ौती के अंदर बूंदी भी आता है, लेकिन ये जो इसका एक्सटेंशन है यहाँ, इस एक्सटेंशन के अंदर इसके जो पार्ट है उसके अंदर बूंदी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में, तो जो AW है यानी जो मास्ट ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती है सवाना वेजिटेशन में, अकॉर्डिंग टू किसके, कोपेन के, उसके अंदर बूंदी इस रीजन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, ठीक है। ये था कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन ने कितने भागों में बांटा था राजस्थान को, 4, एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड, जो बेसिकली किसका क्लासिफिकेशन देता है, रेनफॉल का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एरिया वाइज चेंज है, क्योंकि कोपेन का जो बेसिस था वो था वेजिटेशन, जबकि जनरल क्लासिफिकेशन का बेसिस था रेनफॉल, ठीक है। तो वेजिटेशन कैसी कैसी पाई जाती है ये आप ध्यान रखिएगा। ज़ेरोफाइट्स पाई जाती है एरिड रीजन में, ठीक है। स्टेपी पाई जाती है सेमी एरिड रीजन में, और मानसून वेजिटेशन पाई जाती है CWG यानी कि ह्यूमिड सब ह्यूमिड रीजन में, और मास्ट ह्यूमिड रीजन में जो पाई जाती है वो पाई जाती है सवाना। देखिए ये का मतलब ही जो डिफाइन किया था कोपेन के क्लासिफिकेशन में, ये का मतलब ही ट्रॉपिकल था। अब जो सवाना है जो अफ्रीका में, वो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसको A से डिनोट किया गया, और यहाँ की जो वनस्पति बताई गई है वो किस तरह की बताई गई है, सवाना वनस्पति, ठीक है। ये इसके रीजन थे हाड़ौती, वागड़, ठीक है। और CWG के जो रीजन थे यानी सब ह्यूमिड के जो रीजन थे वो ABCD और RSTJ। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, RSTJ यानी राजसमंद, S यानी सवाई माधोपुर, T यानी टोंक, J यानी जयपुर। ज़ेरोफाइट्स का जो एरिया है वो है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और पार्शियली गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें पूरी तरह इंक्लूडेड नहीं है, पार्शियली इंक्लूडेड है। पार्शियली यानी थोड़े इंक्लूड, गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ हिस्से इसमें इंक्लूडेड है एरिड रीजन में, ठीक है। और कुछ हिस्से किसमें, सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। ये इन दोनों में थोड़े थोड़े हिस्से इसमें बटे हुए हैं, जो कि किसमें आते हैं, गंगा प्रदेश में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मास्ट ह्यूमिड एरिया है, या हमारा AW वाला एरिया है, यहाँ पर डेंस वेजिटेशन पाई जाती है। अब देखिए क्योंकि अरावली इस एरिया में से निकलती है, तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अरावली कि डेंस वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है, तो ये मत कीजिएगा कि अरावली में पाया जाता है। जो डेंस वेजिटेशन है वो हाड़ौती वाले पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि हमने जब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था तब अभी हमने देखा था कि जो हाड़ौती रीजन है वहां पर लगभग रेनफॉल कितना है, 80 से 100 सेंटीमीटर, जो कि अरावली वाले रेनफॉल से ज्यादा है। यानी यहाँ पर बरसात अरावली से भी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर डेंस वेजिटेशन भी पाया जाता है, ठीक है। ये तो था हमारा कोपेन्स क्लासिफिकेशन।
देखिए कोपेन का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। कोपेन का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर था? वेजिटेशन के बेसिस पर। अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन त्रिवारता और थानवारता। ठीक है दोस्तों, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको पूरा डिटेल में किया। त्रिवारता और थानवारता का क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें हमें ये याद रखना है कि इन्होंने कितने पार्ट में बांटा था और इनके जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था। तो देखिए त्रिवारता ने भी राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इन्होंने भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन जो त्रिवारता का जो बेसिस था वो वापस क्या था? रेनफॉल। इनका जो बेसिस था वो भी क्या था? रेनफॉल। इन्होंने भी वर्षा के वितरण के आधार पर राजस्थान के क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें थानवारता की, तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान। क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिवारता का जो थानवारता का जो क्लासिफिकेशन था, इट इज द मोस्ट वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान। इसे सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस पे बात करें तो इन्होंने किस आधार पर इन्होंने क्या किया? जैसे जनरल क्लासिफिकेशन में हमने केवल रेनफॉल पर हमने क्लासिफिकेशन किया था, कोपेन ने सिर्फ वेजिटेशन पर किया। त्रिवारता का जो बेसिस था वो केवल रेनफॉल था। अगर हम आगे बात करें तो थानवारता ने 2-3 जो थे कंडीशन उनको मिक्स किया और उसके बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो उनका जो था वो था टेम्परेचर, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। देखिए थानवारता का जो क्लासिफिकेशन था वो था टेम्परेचर, इवेपोरेशन और रेनफॉल के बेसिस पर। इन्होंने क्या किया था? हर जो एरिया है उनके टेम्परेचर को भी नोट किया था, इवेपोरेशन के ऊपर भी स्टडी की थी और रेनफॉल का भी पार्ट था उनके क्लासिफिकेशन में। तो इनके जो बेसिस थे वो थे टेम्परेचर, इवेपोरेशन और रेनफॉल। तो ये याद रखिएगा, जनरल क्लासिफिकेशन था रेनफॉल पर, कोपेन का था वेजिटेशन पर, त्रिवारता का था रेनफॉल पर और थानवारता का जो था वो था टेम्परेचर, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। इन्होंने इन सारे फैक्टर्स को कंबाइंड करके राजस्थान के क्लासिफिकेशन को डिसाइड किया था। ठीक है, तो ये तो था हमारे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन और जनरल क्लासिफिकेशन। देखिए अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन्स। देखिए हमने जब क्लाइमेट स्टार्ट किया था तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन क्या थी? जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अब एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमने 2 तरह से लिया था। एक तो थे शॉर्ट टर्म चेंजेस और एक थे लॉन्ग टर्म चेंजेस। जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होता है वो तो क्या कहलाता है? हमारा क्लाइमेट। और जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सीजन्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लॉन्ग टर्म चेंजेस की स्टडी की, यानी क्लाइमेट की स्टडी की, और वो कितने साल का होता है? एवरेज कंडीशन ऑफ 30 इयर्स। अब हम सीजन के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के जो सीजन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली 4 सीजन्स में राजस्थान को बांटा गया है। अगर हम सबसे पहले सीजन की बात करें तो वो हो जाएगी समर सीजन। ठीक है, समर के बाद क्या आती है? रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद ऑटम। ऑटम के बाद विंटर। ठीक है, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, रेनी यानी वर्षा ऋतु, ऑटम यानी पतझड़ ऋतु जो होती है, पतझड़ ऋतु,
और विंटर यानी सर्द ऋतु। ठीक है, इन 4 सीजन्स में राजस्थान के जो सीजन क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें समर सीजन, तो समर सीजन का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा रहता है, मार्च से जून। अगर हम रेनी सीजन की बात करें दोस्तों, तो रेनी सीजन यानी जिस सीजन में बरसात होती है, तो हमारे यहाँ पर मानसून कब आता है, लगभग 15 जून के आसपास हमारे यहाँ पर मानसून आता है। तो हम रेनी सीजन को कहते हैं जून से सितंबर तक। ठीक है, अगर हम ऑटम की बात करें तो ऑटम होता है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, और अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो वो है दिसंबर से फरवरी। ठीक है, देखिए 12 महीने हो गए, मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी। अब ये जो रेनी सीजन है ये हमारे यहाँ पर जून से क्यों स्टार्ट होती है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, क्लाइमेट को आगे कंसीडर करेंगे, तब हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और इन सीजन्स के बारे में भी, इन सीजन्स में किस तरह की हवाएं चलती है, ठीक है, इन सीजन्स में किस तरह का मौसम रहता है, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे समर सीजन या फिर सीजन्स का क्लासिफिकेशन, समर, रेनी, ऑटम और विंटर। ठीक है, इन सीजन्स के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम।